Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज हम लोग ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर का थोड़ा सा बचा हुआ हिस्सा पीछे की क्लास का कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन पे चलेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर को, तो उसको हम लोग दो भाग में डिवाइड किए थे। सबसे पहला ऑटोसोमल, दूसरा सेक्स क्रोमोसोमल। ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी हो सकता है और सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड एबनॉर्मलिटी हो सकता है। ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी में हम लोग डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवार्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम और इसके अलावा माइलोजीनियस ल्यूकेमिया का बात कर चुके थे। इसके अलावा सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में हम लोग टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग सुपर मेल और सुपर फीमेल का बात करेंगे। सुपर मेल जो होगा, जब सुपर मेल यानी कि इस तरह के बेबी का जब फॉर्मेशन होता है, तो उस कंडीशन में उस मेल यानी कि अगर वो बेबी मेल है तो उसके बॉडी में 47 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। 47 क्रोमोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं और ये इस फॉर्म में होगा कि 44 प्लस एक्स एक्स वाई, 44 प्लस एक्स एक्स वाई। यहां पर अगर हम लोग बात करें 47 यानी कि इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम का, तो एक्स का पेयर जो है आपको यहां देखने के लिए मिल सकता है, जिस कारण से इस बेबी का यानी कि जो सुपर मेल टाइप्स का जो बेबी होगा उसका कैरेक्टर आपको ऐसा भी देखने के लिए मिल सकता है कि वहां पर उस मेल बेबी में फीमेल बेबी का कैरेक्टर दिखने के लिए मिल सकता है। यहां देखो जरा, अगर हम लोग इसके सिम्टम्स का यानी कि सिंड्रोम्स या फिर कैरेक्टर्स का बात करें, तो कैरेक्टर में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा सबसे पहला एबनॉर्मल हाइट। जो सबसे पहला देखने के लिए मिलता है एबनॉर्मल हाइट। एबनॉर्मल हाइट देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा दूसरा कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिल सकता है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन या इसे भी कह सकते हो कि आईक्यू लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, इसका काफी कम होगा। इस बच्चे का जो सुपर मेल होगा, इसका जो आईक्यू लेवल होगा वो क्या होगा, काफी कम होगा। इसके अलावा क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड या क्रिमिनल सिंड्रोम्स या उसको हम लोग जैकोब सिंड्रोम्स के नाम से जानते हैं। क्रिमिनल माइंडेड जो है इस तरह का ये हो सकता है। नंबर 3 में जैकोब सिंड्रोम्स, जैकोब्स सिंड्रोम उसको कहा जाता है। इस तरह का कैरेक्टर यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अब देखिए जरा कि ये होता कैसे है। ये सिम्टम्स आपको मेन कुछ इसी तरह, इतना ही सिम्टम्स आपको याद रखना है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस तरह के बेबी का फॉर्मेशन हो किस तरह से रहा है। तो ध्यान दीजिए कि देयर इज एन ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। सुपर मेल्स आर मोर एग्रेसिव देन नॉर्मल मेल्स। यानी कि इस तरह के बेबी में जो होगा वहां पर आपको क्या होगा कि जो मेल हार्मोन है यानी कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह का जो फॉर्मेशन है वो इस बेबी में क्या होता है, काफी ज्यादा देखने के लिए आपको मिल सकता है, जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन के कारण ही मेल में एग्रेसिवनेस है। तो उस मतलब उस टेस्टोस्टेरोन के अधिक सिक्रीशन के कारण यहां पर क्या होगा कि इसमें एग्रेसिवनेस भी अधिक देखने के लिए मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इट्स फ्रीक्वेंसी का अगर बात करें तो 1 into 1000 यानी कि एक में कोई 1000 में से कोई एक बच्चा इस तरह के कैरेक्टर को लेकर के जन्म ले सकता है। सच मेल्स आर taller with IQ 80 to 120. They are normal in sexual function, fertility and fertile and genitalia is present. यानी कि यहां पर सारा कुछ कैरेक्टर होगा, कुछ भी। जैसे हम लोग पीछे देखें तो टर्नर सिंड्रोम में या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में वहां क्या हो रहा था कि फीमेल में मेल का कैरेक्टर आ रहा था और मेल में फीमेल का कैरेक्टर। तो वहां पर क्या हो रहा था कि गोनैड के प्रेजेंट होने के अलावा भी वो जो
ऑर्गेनिज्म मतलब वो ह्यूमन इनफर्टाइल था, लेकिन यहां पर इस तरह का कोई भी कंडीशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। वेल डेवलप्ड गोनैड होगा, जिसके कारण सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर जो फर्टिलिटी होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे, अगला नंबर है सुपर फीमेल। सुपर फीमेल, यहां भी आपको कुछ इस तरह का ही कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा। सुपर फीमेल में क्या सब कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा? तो सबसे पहला बात कि यहां पर 47 क्रोमोसोम था, यहां भी क्या होगा 47 ही क्रोमोसोम का नंबर आपको देखने के लिए मिलता है। 47 क्रोमोसोम आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां ध्यान देंगे, यहां पर 47 का जो कैरेक्टर था वो था 44 प्लस एक्स, एक्स और वाई। यहां अगर 47 होगा तो यहां पर हो जा 47 होगा तो 44 प्लस एक्स, एक्स, एक्स। ठीक है, इसके अलावा ध्यान दीजिए सुपर फीमेल में 48 वाला भी कंडीशन हो सकता है, 49 वाला भी कंडीशन हो सकता है। यहां पर हर आगे वाले नंबर जो अगला जो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा उसमें ये क्या होगा कि 1 जो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है वो इंक्रीज करते चला जाएगा। बात समझ गया? अगर मान लेते हैं 48 क्रोमोसोम है तो क्या होगा 44 प्लस एक्स, एक्स, एक्स और एक और एक्स। ठीक है, 49 होगा तो 44 प्लस 5x। बात समझ गए? तो इस तरह का कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। द फीमेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मेंटल रिटार्डेशन। नंबर ऑफ वार बॉडीज आर 1 लेस देन टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। यहां ध्यान दीजिए, बार बॉडी का फॉर्मेशन, डोजेस कंपनसेशन वगैरह आपको जो है 10वें लेक्चर में बात किया गया आपके साथ। डोजेस कंपनसेशन के साथ बार बॉडी का फॉर्मेशन होता था कि एक ही एक्स को क्या होना है, एक्टिव रहना है, बाकी सारा किसमें फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन करेगा, बाकी सारा फॉर्मेशन कर देता है बार बॉडी का। तो यहाँ नंबर ऑफ बार बॉडीज 2 है, यहाँ पर बार बॉडीज का नंबर 3 है। 49 वाले में कितना हो जाएगा, 49 वाले में 4 बार बॉडीज का क्या होगा फॉर्मेशन हो सकता है। बात समझ गए? द फ्रीक्वेंसी ऑफ बर्थ अगर बात करें तो यहां पर इस तरह के कंडीशन में तो यहां पर 1500 में से किसी एक फीमेल में इस तरह का कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। द सिम्टम्स आर मोर सीवियर विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, सच फीमेल्स आर टॉलर विद नॉर्मल फर्टिलिटी। यानी कि जैसे जैसे एक्स क्रोमोसोम का नंबर बढ़ते जाएगा ये केस और ज्यादा सीवियर होते जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 47 है तो थोड़ा सा एबनॉर्मल, उससे ज्यादा हुआ तो और थोड़ा एबनॉर्मल, उससे ज्यादा हुआ तो और थोड़ा एबनॉर्मल। यानी कि एबनॉर्मलिटी जो है वो बढ़ते जाता है किसके साथ, इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्स। बात समझ गए? तो यही कहानी है सुपर फीमेल का। सिम्टम्स का बात करें तो मेन सिम्टम्स आपको वही देखने के लिए मिलेगा, टॉलर होगी नॉर्मल फीमेल के कंपैरिजन में, और उसके साथ ही क्या है कि फर्टिलिटी नॉर्मल होना है। ये दोनों आपको याद रखना, सुपर मेल और सुपर फीमेल में फर्टिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हम लोग देखे थे कि हो सकता है कि इनफर्टाइल फीमेल या इनफर्टाइल मेल हम लोग को देखने के लिए मिले, लेकिन यहां पर इस तरह का कोई भी कंडीशन देखने के लिए नहीं मिलता है। बात समझ गए? तो इस तरह से हम लोगों का जो सेक्स लिंक्ड सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड जो एबनॉर्मलिटी था इसको भी खत्म कर लिए। इससे पहले ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी को क्या किए हैं, खत्म कर लिए हैं। आगे का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे अब लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। चलिए आगे हम लोग शुरू करेंगे अब लिंकेज। चलिए ध्यान से देखेंगे, जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके साथ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि कई बार यहां से सीधा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपसे पूछा जाते रहा है। चलिए देखते हैं जरा कि लिंकेज है क्या। तो ध्यान दीजिए, इसके बारे में अगर कहा जाए तो क्या होता है कि अगर 2 जीन यानी कि क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है, अगर उस 2 जीन में एक साथ रहने का टेंडेंसी है और वो अगर अगले जनरेशन में भी एक ही साथ जा रहा है तो इस तरह के कैरेक्टर्स को हम लोग नाम देते हैं क्या, लिंकेज। यानी कि टेंडेंसी ऑफ जीन टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू जनरेशन विदाउट एनी चेंज और सेपरेशन ड्यू टू देयर प्रेजेंस ऑन द सेम क्रोमोसोम।
यहां से इस फिगर से आप समझिए, आपको ज्यादा क्लियर होगा। अगर हम लोग मान ले कि ये एक क्रोमोसोम है, यहां पर हम लोग बात करें कि ये एक क्रोमोसोम है और यहां पर ये अगर दूसरा क्रोमोसोम है, तो अगर यहां पर ये एक क्रोमोसोम है तो यहां पर अगर दो जीन एक साथ काफी नजदीक है, ए और बी, ठीक है, एक ए और दूसरा बी, और ये जो जीन आपको एक साथ दिख रहा है और इसी जीन के एक साथ रहने का प्रोसेस, और अगर ये क्रोमोसोम ही कैरेक्टर को लेकर के जाना है क्रोमोसोम को, और अगर क्रोमोसोम के ट्रांसफर के समय अगर ये क्या होगा कि अगले जनरेशन में बिना किसी चेंज का, चेंज नहीं होना चाहिए, बिना किसी चेंज का ये अगर अगले जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है तो इस तरह के जीन को, इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, लिंकेज। बात समझ गए, यानी विदाउट एनी चेंज, ठीक है। अगर ये क्या हो रहा है कि किसी भी तरह के चेंज के बिना आगे के जनरेशन में ट्रांसफर हो जा रहा है तो उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, लिंकेज। चलिए ध्यान देंगे जरा। द जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक्ड जीन। अब ये जो जीन आपको दो दिखाई दे रहा है, एक ए और दूसरा बी, इस जीन को हम लोग क्या नाम देंगे, तो इस जीन को नाम दिया जाएगा लिंक्ड जीन। एंड दोज पैरे प्रेजेंट इन डिफरेंट क्रोमोसोम आर कॉल्ड अनलिंक्ड जीन। अगर मान लेते हैं कि एक जीन, यहां ध्यान देंगे, अगर एक जीन यहां है और दूसरा जीन यहां है, एक ए यहां और एक दूसरा वाला बी जो है वो अगर यहां है, तो इस तरह के जीन को हम लोग क्या कहेंगे, अनलिंक्ड जीन। बात समझ गए। चलिए आगे हम लोग जो है बारी बारी से लिंक्ड जीन और अनलिंक्ड जीन का बात करेंगे। लिंक्ड जीन का, यानी कि अगर हम लोग लिंक्ड जीन का बात करें, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लिंक्ड जीन क्या है, LINKED, लिंक्ड जीन। ध्यान देंगे, लिंक्ड जीन जो है ये ऐसा जीन है, इस तरह का जीन जो क्या होगा, आगे के जनरेशन में क्या हो रहा है, बिना चेंज हुए जा रहा है, या वैसा जीन जो किसी भी क्रोमोसोम पर काफी नजदीक प्रेजेंट है। अभी हम लोग आगे देखेंगे ना क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज, तो आपको पता चलेगा ये कि होता क्या है कि जो जीन है वो जीन जितना करीब होगा उसका लिंक रहने का जो कैपेसिटी होगा वो क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। बात समझे क्या कहें, जो जीन जितना करीब प्रेजेंट होगा उसके लिंक होने का जो कैपेसिटी है वो क्या होगा, उतना अधिक होगा, और जैसे जैसे वो दूर जाते जाएगा वहां पर जो लिंक होने का कैपेसिटी है वो क्या होगा, डिक्रीज करते जाता है। बात समझ गए। चलिए देखिए जरा, लिंक्ड जीन, दीज जीन अकर ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड डोंट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, क्रोमोसोम एंड डोंट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब क्या, ध्यान देंगे, अगर ये क्या कहा गया, जैसे देखिए ये जीन रहा, सॉरी क्रोमोसोम रहा, और यहां पर ये इसका जीन रहा, तो अब यहां पर क्या होगा कि एक साथ तो प्रेजेंट है ही, सेम क्रोमोसोम पर भी है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जब अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि एक ही अगर कोई चीज एक जगह है, लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए गैमेट का फॉर्मेशन करेगा या अगले जनरेशन में जाएगा तो वो सेपरेट हो जाएगा, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर जाता है। लेकिन यहां पर क्या होगा कि इस तरह का जो जीन होगा वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेगा। क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करता है। दे शो डायहाइब्रिड रेशियो ऑफ 3:1 और टेस्ट क्रॉस रेशियो जो इसका 1:1 आता है, ये भी आपको याद रखना है। डायहाइब्रिड रेशियो आपको देखने के लिए मिलेगा 3:1 और टेस्ट क्रॉस का रेशियो आपको देखने के लिए मिलता है 1:1। चलिए आगे बढ़िए। प्रोजेनी कंसिस्ट ऑफ ओनली पैरेंटल टाइप्स, रिकॉम्बिनेंट्स आर एब्सेंट। ध्यान देंगे जरा, अगर क्या हुआ है कि बिना किसी तरह के चेंज का ही ये पीछे के जनरेशन से आगे के जनरेशन में गया, तो क्या उस प्रोजेनी में कोई किसी तरह का चेंज आएगा क्या?
यहाँ क्या कह रहा है कि प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम एंड डोंट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब ये अलग नहीं हुआ तो इसमें किसी तरह का वेरिएशन ही नहीं आएगा इस जीन में, और जब इसमें वेरिएशन नहीं आएगा तो ये जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो वहां भी किसी तरह का वेरिएशन आने नहीं देगा। बात समझ गया? यानी कि रिकॉम्बिनेशन जो है वो भी यहां आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ये और ज्यादा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इस मतलब लिंक्ड जीन में, क्या कि रिकॉम्बिनेशन आर एब्सेंट। रिकॉम्बिनेशन जो है, रिकॉम्बिनेशन आर एब्सेंट। रिकॉम्बिनेशन यहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन आगे हम लोग अगर अनलिंक्ड जीन का बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वहां हम लोगों को रिकॉम्बिनेशन मिल रहा है। बात समझ गए? बात समझे? चलिए बढ़िया। आगे इसके बाद क्या है? इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर 2 में अनलिंक्ड जीन। अनलिंक्ड जीन अनलिंक्ड जीन देखिए जरा, अनलिंक्ड जीन क्या है? तो ऐसा जीन जो क्या होगा, डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा। अलग अलग क्रोमोसोम पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होकर के जब वो क्या होगा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करता है, तो इस तरह के जीन को हम लोग क्या कह देते हैं, क्या कहेंगे, अनलिंक्ड जीन। जैसे यहां आपको बता गया था, एक ये ए है आपका और ये एक बी है। तो यहाँ क्या होगा कि ये ए वाला यहाँ प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम पर, और ये बी वाला यहाँ दूसरे वाले पर उपस्थित है। तो इस दोनों का जो क्रोमोसोम है ये बदल गया। अब ये जब बदल गया तो ये क्या होगा कि आगे के जनरेशन में जाते समय यहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हमको देखने के लिए हम लोगों को मिलेगा। इसके अलावे यहां पर आपको जो है रिकॉम्बिनेशन भी देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ जो जो ऑफस्प्रिंग वाला जनरेशन आएगा वहां पर आपको डिफरेंस भी देखने के लिए मिलता है। बात समझ गए? तो ये सारा कैरेक्टर यहां पर आपको अनलिंक्ड जीन का देखने के लिए मिलेगा। लिंक्ड जीन का उल्टा आप कर दीजिए, आपको अनलिंक्ड जीन मिल जाएगा। डायहाइब्रिड रेशियो का अगर बात करें तो 9:3:3:1, और टेस्ट क्रॉस रेशियो आपको जो है देखने के लिए मिलता है 1:1:1:1। बात समझ गया? डायहाइब्रिड रेशियो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, डायहाइब्रिड रेशियो जो है, डायहाइब्रिड रेशियो ये आपको देखने के लिए मिलता है 9:3:3:1। ठीक है, जबकि टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:2:2:1 देखने के लिए मिलेगा। चलिए क्या हुआ, हाँ इसका जो है टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1 ही मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, लिंकेज पे थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। लिंकेज है क्या, ध्यान देंगे। लिंकेज सबसे पहले डिस्कवर किया गया था बैटसन और पनेट के द्वारा। बैटसन और पनेट दो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा ये सबसे पहले जो है डिस्कवर किया गया था। लेकिन ध्यान देंगे, इट वाज मॉर्गन हु क्लियर्ड, प्रूव्ड एंड डिफाइंड लिंकेज ऑन द बेसिस ऑफ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इन फ्रूट फ्लाई। आपको याद होगा मॉर्गन को जो है फ्लाईमैन के भी नाम से, जेनेटिक्स के फ्लाईमैन के भी नाम से जाना जाता है। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर भी उसको कहा जाता है। तो फ्रूट फ्लाई जो है मॉर्गन के द्वारा मतलब बाद में इस चीज को बैटसन और पनेट जब 1906 में खोज दिए, उसके बाद जो इसका डिटेल स्टडी था वो किसके द्वारा, मॉर्गन के द्वारा किया गया था। कहां, तो ड्रोसोफिला मेलेगोनेस्टर या फिर फ्रूट फ्लाई में। इससे आपको एक बात और याद रखना है कि जो सबसे पहला डिस्कवर्ड किया गया था वो था बैटसन और पनेट किस चीज पर, तो लैथरस ओडोरेटस यानी कि स्वीट पी पे जो है सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो हुआ था स्वीट पी पे बैटसन और पनेट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। टर्म जो है लिंकेज वो दिया गया था, हम लोग लिखते चलते हैं सबको जरा। फर्स्ट लिंकेज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लिंकेज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था ये किया गया था बैटसन एंड पनेट। बैटसन एंड पनेट
इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि डिटेल्ड स्टडी किसके द्वारा किया गया था, तो डिटेल्ड स्टडी जो है, डिटेल्ड स्टडी किया गया था मॉर्गन के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा, मॉर्गन के द्वारा। अब ध्यान देंगे जरा, टर्म लिंकेज जो है, ध्यान दो, ये सब सारा चीज पूछा गया है। टर्म जो है लिंकेज, टर्म लिंकेज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था? टर्म लिंकेज का अगर बात करें तो ये सबसे पहले दिया गया था मॉर्गन के ही द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मॉर्गन एंड कैस्टल प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज कहता क्या है? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज। ध्यान देंगे, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज जो है, इसका कहना क्या है, ये क्या क्या कह रहा है, कुछ नहीं है, ध्यान समझेंगे। सबसे पहला क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज का सबसे पहला स्टेटमेंट ये है कि लिंक्ड जीन अकर्स इन द सेम क्रोमोसोम। कोई नया बात नहीं है, यही से हम लोग देख रहे हैं कि जो लिंक्ड जीन होगा वो क्या होगा, सेम क्रोमोसोम पर। जितना अधिक नजदीक होगा लिंकेज का जो कैपेसिटी होगा उतना अधिक होगा, जितना दूर जाएगा लिंकेज का कैपेसिटी क्या होगा, डिक्रीज करते चला जाएगा। बात समझ गए? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज स्टेट्स दैट, फर्स्ट पॉइंट में क्या हुआ कि जीन प्रेजेंट ऑन सेम, लिंक्ड जीन अकर्स इन द सेम क्रोमोसोम। लिंक्ड जीन occurs on same chromosome. Linked gene occurs on same chromosome. दूसरा, they lie in linear sequence. नंबर 2 क्या कहता है? lie in linear sequence. लीनियर सीक्वेंस में क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। जैसे यहां हम लोग देख रहे हैं ये क्या एक ही साथ प्रेजेंट है लीनियर सीक्वेंस में। क्रोमोसोम जब लीनियर है तो आगे वो प्रेजेंट भी तो लीनियर सीक्वेंस में ही न होगा। इसके बाद देयर इज अ टेंडेंसी टू मेंटेन द पैरेंटल कॉम्बिनेशन, मेंटेन पैरेंटल कॉम्बिनेशन। नंबर 3 में कहता है यहां मेंटेन पैरेंटल कॉम्बिनेशन। मेंटेन पैरेंटल कॉम्बिनेशन, यहीं से आपको कहा गया कि जो लिंक्ड जीन होगा, लिंक्ड जीन, उसमें किसी भी तरह का कैरेक्टर हम लोगों को बदलता हुआ कैरेक्टर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर बदलता हुआ कैरेक्टर हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है तो पेरेंट वाला ही कैरेक्टर क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग में पहुंचेगा। और अगर ऑफ स्प्रिंग में पहुंचा तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है, मेंटेन है। बात समझ गए? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन टू जीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। बात समझे? क्या ध्यान देंगे जरा, क्या कहा गया? नंबर 4 का पॉइंट आपको कहा यह जा रहा है कि टेंडेंसी नहीं, हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ लिंक्ड जीन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ लिंक्ड जीन, डिस्टेंस ऑफ लिंक्ड जीन। लिंक्ड जीन जो होगा, यहां ध्यान देंगे, क्या कहा गया? स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ लिंक्ड जीन। कहने का मतलब क्या? ये दूरी अगर बढ़ते जा रहा है तो लिंक्ड जीन का जो कैरेक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज करते चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक ए यहां है और इसका जो है एक ए यहां एक ही क्रोमोसोम पर है, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम नहीं बदला है। क्रोमोसोम पहले देखिए, एक यहां है, नजदीक काफी नजदीक है, और दूसरा यहां अगर देखिए एक ये रहा और एक ये रहा,
ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो लिंकेज का कैपेसिटी होगा वो काफी अधिक होगा इसके कंपैरिजन में। बात समझ गया ना। यही कहा जा रहा है कि लिंक्ड जीन का जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा कि ऑटोमेटिक जो स्ट्रेंथ है लिंकेज का वो डिक्रीज करता हुआ चला जाएगा। बात समझ गए। चलिए अगला जो पॉइंट है ये कहता है द टू लिंक्ड जीन शो हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी इफ द डिस्टेंस इज स्मॉल। यानी कि डिस्टेंस ज्यादा होगा। नंबर 5 ध्यान देंगे, ये भी आपको बताया गया कि ये क्या होगा अगर ये ज्यादा है, सॉरी ये कम है, अगर डिस्टेंस अगर कम होगा, डिस्टेंस अगर क्या होगा कम होगा तो वहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगा इसके ट्रांसफर होने का वो कम होगा, और अगर यहां पर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर होने का चांस क्या होगा, काफी अधिक हो जाएगा। यानी कि क्रॉसिंग ओवर भी डिस्टेंस पे ही डिपेंड है। क्रॉसिंग ओवर भी किसके ऊपर डिपेंड है, डिस्टेंस के ऊपर। यानी कि अगर लिंक्ड जीन का डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर जल्दी होगा, और अगर लिंक्ड जीन का डिस्टेंस कम है तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा। क्रॉसिंग ओवर समझ रहे हैं ना, दो अलग अलग कैरेक्टर का एक साथ मिलने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्रॉसिंग ओवर नाम देते हैं। आज समझ गया। तो यही सारा कहानी है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज का। आगे हम लोग लिंकेज ग्रुप का चर्चा करेंगे। चलिए आगे हम लोग शुरू करेंगे लिंकेज ग्रुप। क्या है लिंकेज ग्रुप, तो ध्यान देंगे जरा। लिंकेज ग्रुप का अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में कहा जाएगा जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। जीन दैट आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। सेम क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग नाम देंगे क्या, उसी को हम लोग नाम देते हैं लिंकेज ग्रुप। ठीक है, जो इस जीन का देखिए, जीन दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पर जो ग्रुप प्रेजेंट है जीन का उसको हम लोग नाम देंगे क्या, उसी को नाम दिया जाएगा लिंकेज ग्रुप। चलिए आगे बढ़िए जरा। लिंकेज ग्रुप का अगर बात करें तो ये हमेशा क्या होगा, ट्रांसफर होगा, यानी कि टुगेदर एक साथ इनहेरिट जो होगा, इनहेरिटेंस उसका जो लिंकेज होगा, इनहेरिटेंस लिंकेज ग्रुप का वो क्या होगा, हमेशा एक साथ ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यानी कि दे इनहेरिट टुगेदर एक्सेप्ट फॉर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को अगर हम लोग छोड़ दे तो उसके अलावा जो ट्रांसफर होगा, इनहेरिटेंस होगा इसका, ये हमेशा क्या होता है, एक ही साथ होता है। The two homologous chromosome possesses either similar or allelic genes on the same loci. They constitute the same linked group. यानी कि एक ही लोकस पर, एक ही लोसाई पर जो जीन होगा वो सेम ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन जैसे ही लोकस बदला यानी कि जगह उसका बदल गया तो ऑटोमेटिक उसका जो है दूसरे ग्रुप का फॉर्मेशन वहां होना क्या होता है, शुरू हो जाता है। लिंकेज ग्रुप का यहां ध्यान दीजिए आगे। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट ऑफ एन इंडिविजुअल करस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वन सेट ऑफ इट्स जीनोम। ध्यान देंगे कि जीनोम में जो एक सेट क्रोमोसोम का है वो क्या करता है कि एक लिंकेज ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, दूसरा सेट दूसरे का, तीसरा सेट तीसरे का फॉर्मेशन करता है। अगर हम लोग जैसे एग्जांपल में ले ले, इसका एग्जांपल अगर हम लोग बात कर ले, एग्जांपल ऑफ लिंकेज ग्रुप, एग्जाम्पल ऑफ लिंकेज ग्रुप का अगर हम लोग बात करें तो यहां आपको जैसे ह्यूमन का बात करें, ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 46 क्रोमोसोम जो है ये यहां पर ह्यूमन में प्रेजेंट है। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग लिंकेज ग्रुप का बात करें तो यहां आपको 23 लिंकेज ग्रुप क्या होगा, देखने के लिए मिलेगा। 23 लिंकेज ग्रुप आपको क्या होता है, देखने के लिए मिलता है। बात समझ गए। एक ग्रुप में दो नहीं कि एक साथ एक क्रोमोसोम में एक दो ही एलील जो है जीन का प्रेजेंट होता है। इसीलिए यहां पर क्या होगा कि 46 क्रोमोसोम अगर है तो 23 पेयर लिंकेज ग्रुप हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। आज समझ गया। पी का बात करें तो वहां 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, फ्रूट फ्लाई में 4 पेयर्स प्रेजेंट है। यानी कि इसी तरह से जहां पर जितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है उतना ही लिंकेज ग्रुप आपको देखने के लिए मिलता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ लिंकेज ग्रुप, साइज ऑफ लिंकेज ग्रुप। अगर हम लोग लिंकेज ग्रुप के साइज का बात करें तो क्या होगा कि जो क्रोमोसोम का साइज होता है वही लिंकेज ग्रुप का भी क्या होगा, साइज होगा। यानी कि साइज ऑफ लिंकेज ग्रुप डिपेंड अपॉन साइज ऑफ क्रोमोसोम। जितना ज्यादा बड़ा क्रोमोसोम होगा उतना ही बड़ा हम लोगों को लिंकेज ग्रुप का साइज देखने के लिए मिलता है। स्मॉलर क्रोमोसोम, अगर स्मॉल है क्रोमोसोम तो लिंकेज ग्रुप भी स्मॉल होगा, और अगर लार्ज है क्रोमोसोम तो लिंकेज ग्रुप भी हम लोगों को क्या मिलेगा, लार्ज ही मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज, इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज। इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज। लिंकेज का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंस का तो सबसे द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन जीनोम। यानी कि ध्यान देंगे जरा, क्या कहा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसी के बराबर क्या है, लिंकेज ग्रुप। तो ये क्या प्रूव करता है, इट प्रूव्स दैट जीन आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। बात समझ में आई, क्या कहा गया कि इंपॉर्टेंस सबसे पहला ये क्या प्रूव करता है, प्रूव दैट, प्रूव्स जीन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। मतलब क्या कि ये प्रूव क्या करता है कि जीन जो है वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। कहोगे कैसे, तो अभी हम लोग तुरंत देखें कि अगर यहां 46 क्रोमोसोम है तो 23 लिंकेज ग्रुप बना, 23 लिंकेज ग्रुप बना। यानी कि इसी ग्रुप में जो है एक ग्रुप में 2 मेंबर प्रेजेंट है, यानी कि एक क्रोमोसोम में एक जीन का एक क्रोमोसोम का 2 एलील प्रेजेंट है। ठीक है, और एलील क्या है, जीन का ही 2 अलग अलग ट्रेट्स जो उसी को कहा जा रहा है। चलिए अगला, लिंकेज prevent or reduce the incidence of recombination so that a specific variation or racial character are retained over the generation। पैरेंटल कॉम्बिनेशन को क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, बचा रहा है। ठीक है, यहां हम लोग लिख देते हैं प्रिवेंट रिकॉम्बिनेशन। यहां क्या करेंगे, प्रिवेंट रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, बस इतना ही बात। चलिए नंबर तीसरे नंबर का अगर इसका बात करें, इट इज हाईली यूजफुल फॉर मेंटेनिंग अ गुड कैरेक्टर फॉर न्यूली डेवलप्ड वैरायटी। यानी कि ध्यान देंगे जरा, इसका यह भी फायदा है कि अगर किसी के पेरेंटल जनरेशन में अच्छा वाला कैरेक्टर है, केवल बढ़िया कैरेक्टर, इसका नुकसान भी है कुछ ना कुछ, आगे चल करके देखेंगे। अभी तुरंत तो क्या है कि सबसे पहला ये इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि जो बढ़िया कैरेक्टर है वो अगर जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर हो रहा, इनहेरिट हो रहा, तब तो बढ़िया बात है। तो वही इंपॉर्टेंस है इसका, क्या कि यूजफुल फॉर मेंटेनिंग गुड कैरेक्टर, यूजफुल फॉर मेंटेनिंग गुड कैरेक्टर। यूजफुल फॉर मेंटेनिंग गुड कैरेक्टर, यानी कि बेहतर कैरेक्टर को बचाने के लिए ये जो है क्या है, जरूरी है। चलिए आगे देखिए, लिंकेज आर बिगेस्ट हेडेक फॉर ब्रीडर्स बिकॉज इट डज नॉट अलाउ देम टू फ्रीली ब्रिंग ऑल द डिजायरेबल ट्रैट्स इन वन वैरायटी। कहने का मतलब क्या है, यहां ध्यान दीजिए जरा, हम लोग क्या किए, अभी तुरंत बात की है कि अगर एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में एक जीन ये है और दूसरा जीन ये है, ए और बी, अगर ये दोनों जीन अच्छा है, बढ़िया वाला है, इसका कैरेक्टर ठीक ठाक है, तो ये अगले जनरेशन में अगर ट्रांसफर हो गया, इनहेरिट हो गया, तो हम लोगों के लिए फायदा है, हम लोगों के लिए फायदा है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि अगर ये ए ठीक है और ये बी नुकसानदायक है, इसके कारण हार्मफुल इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है, तो क्या होगा, तो यहां पर अगर इसके कारण हार्मफुल इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है तो ये तो लिंक्ड है। हम तो पहले ही कह रहे हैं ये जब भी जाएगा तो एक ही साथ जाएगा,
यानी कि जो ब्रीडर्स है जो चाह रहा है कि ए वाला अच्छा कैरेक्टर है तो इसको निकाल ले और बी वाला खराब है इसके कारण हार्मफुल इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है तो इसको छोड़ दे, तो इस तरह का कोई भी बात संभव नहीं है। बात समझ गए? तो ये भी इसका बात होगा। चलिए, इट डायल्यूट द यूज ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स इफ अनडिजायरेबल वंस आर आल्सो प्रेजेंट ऑन सेम लिंकेज ग्रुप। यानी कि अगर क्या है कि डिजायरेबल और अनडिजायरेबल सेम लिंकेज ग्रुप पर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, लिंकेज डिजायरेबल वाले को भी खराब कर देगा, अनडिजायरेबल जो है वो डिजायरेबल वाले को भी खराब कर देगा। क्योंकि कोई भी आदमी ये नहीं ना चाहेगा कि एक बढ़िया कैरेक्टर लेने के लिए एक ऐसा कैरेक्टर डाल दे जो पूरे के पूरे प्लांट को बर्बाद कर दे, तो ऐसा तो नहीं करेगा कोई, तो ऐसा नहीं करेगा, तो इसलिए ये क्या करता है, डायल्यूट कर देता है डिजायरेबल कैरेक्टर को भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। मार्कर जीन्स और जीन विच एक्सप्रेस देयर इफेक्ट इन अर्ली ग्रोथ कैन बी इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ लिंक्ड जीन विच इज टू एक्सप्रेस लेट। अब ध्यान दीजिए, यहां पर एक इसका फायदा यह भी है कि यहां हम लोग मार्कर जीन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। लिंक्ड जीन को जैसे ए है, इसको हम लोग मान लेते हैं मार्कर जीन के फॉर्म में यूज करना है, तो इसको मार्कर जीन के फॉर्म में यूज किए तो ये करेगा क्या कि जब ये ट्रांसफर होगा ना, इनहेरिट होगा, तो ये कुछ ऐसा कैरेक्टर दिखा देगा कि जिससे ये पता चल जाए कि अब जो आने वाला जनरेशन है, यानी कि अब जो आएगा वहां पर जो कैरेक्टर आएगा ना वो सारा कैरेक्टर आपके यूज का नहीं होगा, कुछ ना कुछ वहां समस्या होगी। तो मार्कर के फॉर्म में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो यही है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन। अरेंजमेंट क्या है हमारे लिंक्ड जीन का, ध्यान देंगे। दो तरह का अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलता है, एक सिस और दूसरा ट्रांस। सिस और ट्रांस से आप एक बार केमिस्ट्री में भी वाकिफ हैं कि सिस किसको कहेंगे और उसके बाद ट्रांस किसको कहेंगे। अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन, अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन। लिंक्ड जीन का अरेंजमेंट किस तरह से हो सकता है, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे दो तरह का अरेंजमेंट। क्या, तो सबसे पहला है आपका सिस अरेंजमेंट, सिस अरेंजमेंट, और दूसरा है आपका ट्रांस अरेंजमेंट। ध्यान दीजिए, पहले इसको डिटेल में समझते हैं, उसके बाद इसको आपको जो है फिगर से समझा जाएगा। काफी आसान है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो फिगर तो पूछा नहीं जाएगा, पूछा तो लैंग्वेज ही जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप इसको जो है आप समझिए लैंग्वेज से क्या कहा रहा है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहला सिस अरेंजमेंट का बात करें, इफ डोमिनेंट एलील ऑफ बोथ द लिंक्ड जीन आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। क्या कहा गया, अगर डोमिनेंट जो एलील है वो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और जो रिसेसिव है वो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। नहीं समझे, यानी जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है वो एक जगह और जो भी रिसेसिव कैरेक्टर है वो एक जगह, दोनों अगर अलग अलग उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सिस अरेंजमेंट। और ट्रांस अरेंजमेंट क्या होगा, तो इफ डोमिनेंट एलील ऑफ वन पेयर एंड रिसेसिव एलील ऑफ सेकंड पेयर, यानी कि एक का डोमिनेंट और दूसरे का रिसेसिव एक साथ है और दूसरे का डोमिनेंट और पहले का डोमिनेंट, ये उल्टा हो गया, पहला डोमिनेंट और रिसेसिव और दूसरा रिसेसिव और डोमिनेंट एक साथ है, तो उसको हम लोग ट्रांस अरेंजमेंट नाम देते हैं। ध्यान देंगे, कुछ नहीं है। अब देखिए जरा क्या कह रहे हैं हम लोग पहले बात कर लेते हैं सिस का और फिर इसके बाद देखेंगे ट्रांस का। तो सिस अरेंजमेंट देखिए जरा क्या है, अगर ये मान लेते हैं एक क्रोमोसोम और ये रहा दूसरा क्रोमोसोम, ये रहा दो क्रोमोसोम यहां आपको दिख रहा है, यहां ध्यान देंगे जरा। अगर यहां क्या है कि यहां पर अगर मान लीजिए कि एक ए, यहां पर एक जीन ए है और दूसरा जीन बी है, ठीक है, यहां पर ये जीन रहा ए और ये जीन क्या रहा, बी, ये जीन ए रहा और ये जीन बी रहा। दूसरा यहां पर हम लोग देखें एक जीन यहां और दूसरा जीन यहां, तो यहां क्या हुआ, एक जीन ए और दूसरा जीन बी। यहां आपको क्या दिख रहा है, यहां हमको दिख रहा है कि कैपिटल का बात जैसे ही आया तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो है ये डोमिनेंट है, और स्मॉल वाला का बात जैसे ही आया तो ये क्या है,
रिसेसिव स्टेज में, यानी कि जो डोमिनेंट है वो एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, यानी कि ए और बी दोनों डोमिनेंट है और दोनों कहां प्रेजेंट है, सेम क्रोमोसोम पर। ए और बी, ये स्मॉल वाला ए और बी जो है ये क्या है, रिसेसिव स्टेज में है, और ये क्या है कि सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। लेकिन अगर ऐसा अरेंजमेंट नहीं हो, अगर ऐसा अरेंजमेंट नहीं हो, उल्टा हो जाए, क्या उल्टा हो जाए, ध्यान देंगे जरा। अगर मान लेते हैं फिर से ये रहा एक क्रोमोसोम और ये रहा दूसरा क्रोमोसोम, ये रहा एक क्रोमोसोम और ये रहा दूसरा क्रोमोसोम। अगर यहां पर एक जीन है और यहां दूसरा जीन, और यहां पर एक जीन है और यहां पर दूसरा जीन, क्या होगा, अगर यहां ए कैपिटल है और यहां पर बी स्मॉल है और यहां ए स्मॉल है और बी कैपिटल है, ध्यान देंगे कुछ नहीं कहा गया है उधर, जो भी बात लैंग्वेज कहा गया वो यही कहा गया है कि अगर डोमिनेंट कैरेक्टर एक क्रोमोसोम पर है और रिसेसिव कैरेक्टर एक क्रोमोसोम पर है तो उसको हम लोग सिस अरेंजमेंट नाम देंगे। और अगर ये मामला बदल रहा है, यानी कि एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव एक क्रोमोसोम पर, एक रिसेसिव दूसरा डोमिनेंट दूसरे क्रोमोसोम पर है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग ट्रांस अरेंजमेंट नाम देते हैं। तो यह है अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे टाइप्स ऑफ लिंकेज। टाइप्स ऑफ लिंकेज के बारे में देखते हैं जरा कि लिंकेज का क्या क्या टाइप्स हो सकता है। टाइप्स ऑफ लिंकेज। टाइप्स ऑफ लिंकेज, लिंकेज जो है इसको हम लोग मुख्य रूप से जो है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला कंप्लीट लिंकेज और दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज। पहला जो है वो क्या होगा, कंप्लीट, और दूसरा होगा इनकम्प्लीट। ध्यान देंगे जरा, नंबर 1 में हो जाएगा कंप्लीट लिंकेज और दूसरा होगा इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज बात करेंगे। कंप्लीट लिंकेज का क्या है और उसके बाद देखेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है, लेकिन इन सारी बातों का चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।